अ, आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अनिल शिंदे है और मैं कृषि विज्ञान बैतूल में पदस्थ और अभी शैक्षणिक पशुपालन इकाई में, जो कि जबलपुर में है, वहाँ पे अभी पदस्थ हूँ। और जो कि सबसे पहले मैं तो धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इस सेमिनार के ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर नितिन दहेकर और डॉक्टर विनोद पाटिल, इन्होंने मुझे चांस दिया कि अपने कुछ शब्द अपने किसानों के सामने रखने के और उनको कुछ जानकारी देने के लिए मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मुझे जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक है वैज्ञानिक विधि से पशुपालन। अब देखिए कि भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है। हमारे बहुत सारे किसान खेती पर निर्भर हैं और लगभग लगभग सभी जन खेती करते हैं, लेकिन आजकल की अगर कंडीशन देखा जाए तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और पानी के कारण हम खेती पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। कभी कभी बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि जो आई हुई फसल भी चली जाती है, और कभी कभी इतनी कम हो जाती है कि जो अपन पानी पे निर्भर है, उसके कारण अपने जो फसल है वो पूरी तरह से पक भी नहीं पाती। तो इसलिए हमको खेती के साथ साथ कुछ सहायक व्यवसाय की आवश्यकता है। चाहे हो गाय पालन हो, बकरी पालन हो, भैंस पालन हो, मुर्गी पालन हो। जो आज का जो हमारा टॉपिक है पशुपालन, यानी कि इसमें अपन मेनली तो डेयरी फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि गाय एवं भैंस पालन के बारे में। इस बीच में भी आपके कोई अगर प्रश्न हो या कोई समस्या हो तो आप इस बीच में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो हमारे जो किसान हैं, लगभग लगभग सारे किसान, बहुत सारे किसान हैं जो एक या दो गाय या भैंस पाल रहे हैं। इनका दूध या तो आसपास में पड़ोस में भेज देते हैं या खुद के घर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो हम जिनके बारे में आज बात करेंगे वो है व्यावसायिक पशुपालक। व्यावसायिक पशुपालक मतलब वो जो कि कुछ आय कमाने के लिए, कुछ आमदनी के लिए पशुपालन व्यवसाय कर रहे हैं, जो कि डेयरी फार्म चला रहे हैं, जो कि उससे कुछ आय, यानी कि उसको मार्केट में बेच के उससे कुछ आय ले रहे हैं। उनके बारे में अपन बात करेंगे कि उनके लिए जो वैज्ञानिक विधि से पशुपालन कैसे करना चाहिए, जिससे कि हम उसमें कम से कम लागत में मुनाफा ले सके। अगर आजकल की कंडीशन देखा जाए तो हमारे बहुत सारे किसान पशुओं के स्वास्थ्य का, उनके आहार का जो प्रबंधन होता है उसमें अभाव दिखता है। इस कारण कहीं ना कहीं पशुपालन में घाटा लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारे किसानों की समस्या आती है कि मार्केट में दूध के प्राइस सही नहीं मिल रहे हैं। अब दूध के प्राइस अगर हम बात करेंगे तो उसको तो हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं कि हम उसमें भी फायदा कैसे ला सकते हैं, तो हम जो उसमें जो लागत लग रही है उसको कम कर सकते हैं। जो उस पर जो उत्पादन है, अपने पशुओं से दूध का उत्पादन हो या कुछ अन्य उत्पाद है, उससे हम कैसे और मुनाफा ज्यादा कमा सकते हैं, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले अगर हम पशुपालन की, गाय भैंस की बात करते हैं, तो इसमें हमको 5 चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला है उच्चतम नस्ल का चयन, फिर है उनकी आवास व्यवस्था, फिर आहार व्यवस्था, फिर है उनकी प्रजनन व्यवस्था, और उसके बाद में है स्वास्थ्य प्रबंधन। अगर कोई भी किसान भाई इन 5 चीजों का ध्यान दे तो निश्चित ही पशुपालकों को उससे फायदा हो सकता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं उच्चतम नस्ल का चयन। जैसे कि हम अगर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या पशुपालन कर रहे हैं, तो हमको कौन सी गाय या कौन सी भैंस का चयन करना चाहिए। अगर गाय की बात करें तो हमारे कुछ देसी गाय रहते हैं। अगर गाय की बात करें तो हमारे कुछ देसी गाय है, जैसे कि साहिवाल है, सिंधी है, गिर है, थारपारकर है। ये हमारे देसी गाय है जिनका चयन करके हम दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये दूध देने वाली गाय है। और अगर हम कुछ ये अपनी देसी गाय है। अगर कुछ हम विदेशी गायों की बात करें तो जर्सी है, होल्स्टाइन फ्रीजियन है। ये गाय है कि जो विदेशी गाय है और जो दूध देने के लिए प्रचलित है, और इनसे हम ज़्यादा जो दूध है वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम भैंस पालना चाह रहे हैं डेयरी के लिए, तो जैसे मुर्रा है, सुरती है, जाफराबादी है, महसाना है। ये भैंसे हैं कि जो अपन दूध उत्पादन के लिए इनका चयन करना चाहिए। और
अब बहुत सारे किसान पूछते हैं कि देसी और विदेशी गायों के दूध में क्या फर्क रहता है उसमें। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि देसी गाय की बात करेंगे तो उसमें जो फैट का परसेंटेज होता है वसा का, वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। और अगर हम विदेशी गायों की बात करें तो उसमें फैट परसेंटेज कम रहता है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दूध उत्पादन की, तो देसी गाय के में दूध उत्पादन है जो विदेशी गाय यानी कि एचएफ जर्सी की तुलना में कम होता है। यानी कि एक 2,500 से 3,000 लीटर का प्रति बैच उत्पादन मिलता है। और अगर हम बात करेंगे जर्सी या एचएफ की, तो उनसे हम 6,000 से 9,000 लीटर प्रति बैच उत्पादन दूध का ले सकते हैं। इसके बाद में हम अगर जो अगला जो अपना पॉइंट है वो है आवास आवास व्यवस्था। जो कि पशुपालन की अगर बात करेंगे, डेयरी पालन की, तो हमको ये ध्यान देना है कि सस्ते में अच्छा हम आवास कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे पशुपालक बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आते हैं 5 लाख 10 लाख के, और बोलते हैं हमको सर 10 गाय खरीदना है, हमको किस प्रकार उनका आवास व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे किसानों को एक बात कहना चाहूंगा कि आप सस्ते में अच्छा आवास कैसे बना सकते हैं, ये इसका विचार कीजिएगा। अगर मतलब जो अपना मेन समस्या क्या होती है कि बरसात में मतलब पानी से बचाव, सर्दियों में ठंड से बचाव, और जो गर्मियों में धूप से बचाव, इनसे ठीक इनसे बचाव के लिए ही आप ऐसी कुछ जगह बनाइए कि जिसमें अपन पशुओं को रख सकते हैं, जो सस्ते में अच्छा हो। ऐसे नहीं कि पूरा मतलब नया टीन, पूरे नए सीमेंट का, इस तरह से आवास व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है। अगर हम आवास की बात करते हैं तो आवास एक सूखी समतल जगह पर होना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई पानी का रिसाव ना हो, कोई गंदगी ना रहे। अगर हम अंदर फर्श की बात करते हैं तो फर्श सूखा, समतल, उचित ढलान वाला होना चाहिए। यहाँ पे जो सूखा है, ये सूखा फर्श होना बहुत जरूरी है। कि बहुत बार अपन देखते हैं कि डेयरी में पूरा की पूरा पानी भरा हुआ होता है, और या फिर जो गोबर वगैरह होते हैं, गोबर होता है, जो उनका मलमूत्र रहते हैं वो भी उसी में रहता है, और फिर पशु वहाँ पे बैठते हैं तो उनके थनों में उससे बीमारी होती है, या फिर उसके पैरों से बीमारी होती है। बीमारी के बारे में अपन आगे चल के बात करने वाले हैं। तो मतलब इसलिए फर्श सूखा होना, यानी कि जहाँ पशु आप रख रहे हो, जहाँ पशु आप रात में रख रहे हो, वहाँ का फर्श सूखा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। कि बहुत बार ऐसे होता है कि कहीं पे गड्ढा रहता है, कहीं पे ऊंचाई रहती है, कहीं पे लोहा रहता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे अनुचित मतलब जो प्रतिकूल चीजें हैं वैसे नहीं होनी चाहिए। सब ठीक से मतलब उनके लिए, पशुओं के लिए आरामदायक जगह होनी चाहिए। और एक बात आती है हवादार। हवादार का मतलब ये होता है कि उसमें जो वेंटिलेशन है, हवा एक तरफ से दूसरी तरफ से आराम से जानी चाहिए। अगर हो सके तो ऊपर की तरफ कुछ एग्जॉस्ट फैन होने चाहिए, ताकि जो हवा, जो गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी वो ऊपर के ऊपर फिर बाहर निकल जाए। इसलिए जो पशु की आवास व्यवस्था का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर हम आजकल की बात करें कि खुला बाड़ा पद्धति, आजकल खुला बाड़ा पद्धति बहुत प्रचलित हो रहा है। बहुत सारे हमारे जो युवा किसान हैं वो खुला बाड़ा पद्धति अपना रहे हैं, क्योंकि उसके कुछ फायदे भी हैं। अगर हम खुला बाड़ा पद्धति की बात करते हैं, आजकल के जो युवा किसान हैं वो खेती से दूर क्यों भाग रहे हैं, खेती क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर पशुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर गाय भैंस की बात करें तो पशुपालन या गाय भैंस वो कौन करेगा, वो हर रोज का गोबर निकालना, कौन 2-3 टाइम चारा देगा, ये सब। क्योंकि इसमें वो ये सोचते हैं कि इसमें मेहनत ज्यादा है, तो उसके लिए पर्याय है खुला बाड़ा पद्धति। अब खुला बाड़ा पद्धति क्या होता है, जो कि किसान के पास जो भी अवेलेबल जमीन है उसके 20 से 30% जो हिस्सा है वो एक उनके लिए बाड़ा बनाया जाता है, और जो बाकी की जगह बचती है 70 से 80% उसका खुले में उसमें फेंसिंग कर देते हैं, चाहे वो बाम्बू से हो, तार से हो। तो उसमें पशु खुले में छोड़ देते हैं, और उनकी पानी की और चारे की व्यवस्था उसी बाड़े में कर देते हैं। यानी पशु जब चाहे चारा चारा खा सकता है, जब चाहे पानी पी सकता है। इसमें आपको मतलब ऐसे चारा खिलाने की या पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि इस खुला बाड़ा पद्धति और बंद बाड़ा पद्धति, इसमें कुछ फायदे हैं। खुला बाड़ा पद्धति में इसमें क्या फायदे हैं, एक तो इसमें
जो पशुओं का व्यायाम है वो अच्छे से होता है, क्योंकि पशु इसमें घूमते फिरते रहते हैं, तो उससे उनका चारा ग्रहण, पाचनशीलता है वो बढ़ती है। और जो ऐसे संशोधन हुए हैं, प्रायोगिक संशोधन, उसमें ऐसे देखा गया है कि इसमें पशु का दूध उत्पादन 10 से 15% बढ़ा हुआ ही पाया गया है। इसके अलावा पशु को जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो भी बढ़ी हुई मिली है, यानी इस पे इलाज पे खर्चा कम आता है। और बहुत बार जो अपन एक ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, निरीक्षण की बात करते हैं, तो खुला बाड़ा पद्धति में निरीक्षण करना आसान हो जाता है। साथ ही साथ जो गोबर का होता है कि बंद पद्धति में ऐसे होता है कि गोबर उसको बार बार पशुपालकों को गोबर उठाना पड़ता है। तो खुला बाड़ा पद्धति में आपको वहाँ का गोबर या मलमूत्र उठाने की जरूरत नहीं है, वो उसी जगह पे सूख जाएगा और वो उस पे एक गादी का काम करेगा, यानी कि एक सॉफ्ट जो बेडिंग का काम करेगा, जो कि पशुओं के लिए और अच्छा साबित होगा। और एक जरूरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो खुला बाड़ा पद्धति में है, थनैला जैसी बीमारी का खतरा कम रहता है। क्यों? क्योंकि जो बंद बाड़ा पद्धति है उसमें क्या रहता है कि पशु दोहन करने के बाद वहीं पे बैठ जाते हैं। तो वहीं पे बैठ जाते हैं तो क्या होता है कि पशुओं के जो थनों के होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो एक 15 से 30 से मिनट के लिए खुले रहते हैं। दोहन के बाद पशु के जो थनों के छिद्र है एक 15 से 20 मिनट के लिए खुले रहते हैं। अगर उस समय पशु जमीन पर बैठ रहा है तो उस समय जो भी गोबर है, उसका मलमूत्र है, उसमें जो जीवाणु रहेंगे तो वो थनों के छिद्रों के थ्रू अंदर प्रवेश करते हैं और उसके कारण थनैला जैसी बीमारियों का संक्रमण होता है। तो जो और जो खुला बाड़ा पद्धति है इसमें इस प्रकार के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए खुला बाड़ा पद्धति को एक ऐसे देखा गया है कि इससे 10 से 15% बढ़ोतरी ही पाई गई है दूध में। इसके बाद में जो अपना अगला मुद्दा है वो है आहार व्यवस्था का। अगर हम पशुओं की आहार व्यवस्था की बात करते हैं तो पशुओं का सबसे अधिक यानी कि 60 से 70% जो खर्चा है उनकी आहार व्यवस्था पर आता है। और पशु को दाने मिश्रण के साथ साथ सूखा चारा भी देना चाहिए और सबसे उससे भी आवश्यक है एक हरा चारा भी पशुओं को मिलना चाहिए, क्योंकि हरा चारा जो आवश्यक पोषक तत्व है इनकी पूर्ति करता है। इसलिए सूखे चारे के साथ पशुओं को हरा चारा भी देना आवश्यक होता है। अगर एक गाय और एक भैंस की बात करेंगे तो एक गाभिन गाय है तो उसको 20 से 25 किलो अगर वो दूध दे रही है तो मतलब दूध देने वाली गाय को एक 20 से 25 किलो हरा चारा देना चाहिए। अगर वो दूध नहीं दे रही है तो उसको 15 से 20 किलो हरा चारा देना चाहिए। और सूखे चारे की बात करेंगे तो एक गाय को 6 किलो सूखा चारा प्रतिदिन देना चाहिए। अगर हम संतुलित इसके साथ साथ पशुओं को संतुलित आहार, मतलब जो अपन बात कर रहे हैं दाना मिश्रण संतुलित आहार भी देना चाहिए। तो संतुलित आहार एक गाय को या एक भैंस को कितना देना चाहिए? तो एक गाय को उनके शरीर रक्षण के लिए 2 किलो दाना मिश्रण, और अगर वो 5 लीटर दूध दे रही है तो उसके लिए 2 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए, यानी कि प्रति 2.5 लीटर पे 1 किलो दाना मिश्रण एक गाय को देना चाहिए। अगर ये एक गाय 5 लीटर दूध दे रही है तो उसको शरीर रक्षण के लिए 2 किलो और 5 लीटर दूध के लिए 2 किलो, यानी कि कुल 4 किलोग्राम एक गाय के लिए दाना मिश्रण देना चाहिए। और अगर भैंस की बात करेंगे तो शरीर रक्षण के लिए 2 किलो, और अगर वो 5 लीटर दूध दे रही है तो उसको 2.5 किलो दाना मिश्रण, यानी कि प्रति 2 लीटर के लिए 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। यानी कि कुल अगर हम बात करते हैं भैंस की तो 5 लीटर अगर वो दूध दे रही है तो उसको 2 किलो शरीर रक्षण के लिए और 2.5 किलो दूध के लिए, यानी 4.5 किलो दाना मिश्रण देना चाहिए। अगर गाभिन है तो उसको भी गाभिन के शरीर रक्षण के लिए 2 किलो और उसके दूध के लिए फिर 2 किलोग्राम, ऐसे 4 किलोग्राम दाना मिश्रण गाभिन गाय या भैंस को भी देना चाहिए। अब बात आती है कि संतुलित दाना मिश्रण हम कैसे देना चाहिए। बहुत सारे किसान महंगा बाहर से दाना लाते हैं जो कि 50 किलो की बोरी 1600-1700 रुपए की ऐसी महंगी मिलती है। लेकिन बहुत सारे किसान एक अपने घर पे भी, अगर उनके पास कोई चक्की या ग्राइंडर वगैरह है तो अपने घर पे भी वो दाना मिश्रण बना सकते हैं। अगर दाना मिश्रण की बात करें तो उसमें अनाज, खल्ली, अगर और अन्य के सह उत्पाद
इसके साथ अगर नमक खनिज मिश्रण मिला जाए तो एक संतुलित आहार या दाना मिश्रण किसान भाई घर पे ही बना सकते हैं। उसमें अगर अनाज की बात करेंगे, मक्का, जई, गेहूँ, इसका 35 से 40% भाग लेना चाहिए। और खल्ली की बात करेंगे तो सरसों, सोयाबीन की खल्ली है, बिनोला खल्ली है, या फिर मूंगफली की खल्ली किसान भाई इस्तेमाल करके 20 से 25% है भाग, वो दाना मिश्रण में इस्तेमाल कर सकते हैं। और चोकर और चूनी 30 से 35% का भाग लेना चाहिए। और हर 100 किलो के पीछे 1 से 2% नमक और 1 से 2% खनिज मिश्रण का पार्ट मिला के पूरा 100 किलो जो दाना है वो इस प्रकार किसान भाई अपने घर पर बना सकते हैं। अब ये बात हो गई दाना मिश्रण। अब बहुत बार ऐसे होता है कि जहाँ पे किसान भाई पूरा साल, जो अपन अभी बात कर रहे थे हरा चारे की, तो किसान भाई पूरा पूरा साल हरा चारा दे नहीं पाते। जहाँ पे बारिश की समस्या रहती है, यानी कि पानी की समस्या रहती है, वहाँ पे तो गर्मी के सीजन में पशुपालक अपने पशुओं को हरा चारा दे नहीं पाते। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? अ, ये देखिएगा, ये यहाँ पे और एक पिक्चर है जो कि मिनरल साल्ट ब्रिक, यानी कि आजकल मार्केट में ऐसे ब्रिक्स भी आते हैं जो कि कैल्शियम फास्फोरस की कमी होती है या कुछ मिनरल्स और साल्ट मिला के ऐसे ब्रिक्स बनाते हैं, जो कि आप ऐसे टांग के पशुओं को, अगर जिसमें कमी होती है वो खुद ही चाट चाट लेते हैं, या जिसको आवश्यकता होती है वो पशु खुद ही चाट लेते हैं। हाँ, तो मैं जो अभी बात कर रहा था कि बहुत सा बार ऐसे होता है कि गर्मियों में पशुपालक अपने पशुओं को हरा चारा दे नहीं पाते। तो ऐसे समय समस्या आती है कि एक तो पानी ही नहीं होता है खेती के लिए, तो हरा चारा कैसे दे? और इस हरा चारा न देने के कारण ऐसे होता है कि पशु का दूध उत्पादन घट जाता है, या फिर वो हरा चारा किसान भाइयों को या पशुपालकों को बहुत महंगा खरीदना पड़ता है। तो ऐसे में हरे चारे की उपलब्धता हम कैसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम हरे चारे की उपलब्धता कर सकते हैं, और वो है साइलेज बनाकर। साइलेज मतलब क्या? साइलेज मतलब कि हरे चारे का अचार। और हरे चारे का अचार साइलेज हम कैसे बना सकते हैं? साइलेज बनता है उन्नत हरे चारे से। मैं यहाँ पे उन्नत शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्नत हरा चारा मतलब कि जिसमें जो आवश्यक पोषक तत्व है वो होते हैं, यानी कि मक्का, ज्वार, जई और कुछ घासें और कुछ दलहनी फसलें जो कि फूल आने की अवस्था या दूध आने की अवस्था हो। इससे हम साइलेज यानी कि हरे चारे का अचार तैयार कर सकते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच और शुष्क पदार्थों से भरे होते हैं, जिसमें 65 से 70% की नमी होनी चाहिए। तो इसको हम कब तैयार करते हैं? जो सबसे अच्छा साइलेज जो होता है वो मक्के से बनता है। और हम इसके लिए क्या करते हैं कि जब फूल आने की अवस्था होती है या दाने की अवस्था फूल आने की अवस्था या जो दाने दुरिया की अवस्था जब होती है मक्का की, तो उसको हम उस समय काटते हैं। और अगर उसमें ज़्यादा नमी है, यानी कि अगर 80 से 90% नमी है, तो हम उसको एक जमीन पर 2-3 घंटे सुखाते हैं। सुखाते इसलिए है कि उसमें जो फफूंद होती है, अगर ज़्यादा नमी होती है तो उसमें फफूंद लग जाती है या फिर सड़ने लगता है। इसलिए हम जो 80 से 90% उसमें जो नमी है उसको घटा के 65 से 70% तक लाते हैं। और 65 से 70% तक लाते हैं, और उसको फिर सुखाने के बाद उस साइलेज को हम एक चाप कटर से 2 से 5 सेंटीमीटर में बारीक कर देते हैं। 2 से 5 सेंटीमीटर में बारीक करने के बाद उसको हम एक ऐसे गड्ढा बना देते हैं, जैसे आप इधर एक गड्ढा बना देते हैं, और उस गड्ढे में पॉलिथीन, नीचे से पॉलिथीन रख देते हैं, ताकि उस गड्ढे में कोई मतलब नमी वगैरह ना रहे। और उस पॉलीथीन में हम साइलेज यानी कि जो हमने हरा चारा काटा है, मक्का कटी है 2 से 5 सेंटीमीटर की, वो उसमें भर देते हैं। और भरते समय हमको ये ध्यान रखना है कि खूब ऐसे दबा दबा कर भरना है, ताकि मतलब उसमें उसके लेयरों के बीच में हवा बिल्कुल भी ना रहे। जो हम मक्का उस गड्ढे में भर रहे हैं उसको दबा के इसलिए भरना है कि उसमें हवा नहीं रहनी चाहिए। हवा हवा रहने से उसमें फफूंद या सड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए उसको खूब दबा दबा कर भरना चाहिए। अगर हमको 500 से 600 किलो का साइलेज बनाना है तो हमको 1 घन मीटर
यानी कि अगर हम 500 से 600 किलो का साइलेज बना रहे हैं, तो हमको एक एक घन मीटर, यानी कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गहरा गड्ढा बनाना चाहिए। और उस गड्ढे में हम 500 से 600 किलो का साइलेज बना सकते हैं। अब साइलेज दबाकर भरने के बाद उसको पॉलिथीन से ऊपर से ढक देना है, और 3 महीने के लिए, मतलब 3 महीने के लिए उसको अच्छी तरह से ढकना है। ढकना इस तरह से है कि ऊपर से मतलब पूरा पॉलिथीन बंद कर दो, चाहे तो उसके ऊपर से सूखा भूसा वगैरह या कुछ मिट्टी वगैरह डाल के उसको पूरी तरह से बंद कर देना है। जब 3 माह बाद जब अपन उसको एक तरफ से खोलना है, 3 माह बाद उसमें क्या होगा कि जो हरे चारे में जो शर्करा रहती है, उसका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहते हैं हरे चारे में, उसके द्वारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होके उसमें एक स्थिरता आ जाती है, जिससे कि जैसे अपना अचार होता है कि 1 साल 2 साल उसको एक बार अचार बनने के बाद कुछ नहीं होता, वैसे साइलेज मतलब हरे चारे का अचार है, यानी कि इसको मुर्गास भी बोलते हैं। कि वो बनने के बाद साल 2 साल उसको कुछ नहीं होता। बस उसको ध्यान ये रखना है कि जब आप उसको इस्तेमाल करोगे 90 दिन बाद, 3 माह बाद, तो उसको एक तरफ से खोलना है, एक तरफ से खोलना है, और जितना चाहिए उतना आप निकालो, पशुओं को खिला लो, और बाकी का ढक के रख दो। इस तरह से उसमें फफूंद नहीं लगेगी। जो हम एक अच्छी साइलेज मतलब 80-90 दिन बाद आप कैसे पहचानोगे कि अच्छी साइलेज बन गई है? उसकी जो खुशबू होती है, एकदम आपको मनमोहक खुशबू आएगी। उसका जो स्वाद होता है आंवले जैसा स्वाद होगा, और जो रंग होता है सोने जैसा हरा भरा रंग कलर का होता है, और उसमें फफूंद नहीं लगी हुई होती है। तो ये एक अच्छा साइलेज की पहचान है। और साइलेज शुरुआत के दौर पे क्या होता है कि पशु बहुत मतलब कभी कभी कोई कोई पशु मतलब एक नया होने के कारण खाते नहीं, तो शुरुआत में 5 से 10 किलो आप उनको खिला सकते हो। पर बाद में आप भूसे के साथ मिला के, या फिर बाद में पूरा साइलेज ही एक गाय या एक भैंस को 15 से 20 किलो, या फिर जो भेड़ बकरियां हैं उनको 4 से 5 किलोग्राम तक खिला सकते हैं। ये बात हो गई साइलेज की। मतलब कि अगर गर्मियों में भी पशुओं को हरा चारा देना हो, तो हम मतलब किस प्रकार दे सकते हैं। इसके बाद में ऐसे होता है कि बहुत सारे किसान भाई जो गर्मियों में है पशुओं को भूसा खिलाते हैं। अब अगर भूसे की हम प्रोटीन की बात करें, या भूसे में पोषक तत्वों की बात करें, तो भूसा अपन केवल पशुओं को पेट भरने के लिए खिलाते हैं। जो कि उसमें प्रोटीन की बात करेंगे तो बस वो 2 से 4% तक ही प्रोटीन भूसे में होता है। तो अब इस भूसे की हम जो प्रोटीन की क्षमता है या जो पोषक तत्व है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हम उसको यूरिया द्वारा उपचारित कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पशुओं को यूरिया कैसे खिलाते हैं, पशुओं को यूरिया तो खिलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं पशुपालकों को कहना चाहूँगा कि हाँ, हम पशुओं को यूरिया खिला सकते हैं, लेकिन वो यूरिया हम भूसे पे उपचार करेंगे, यानी कि यूरिया द्वारा भूसे का उपचारित करेंगे और फिर ही खिलाएंगे। और इसमें हम एक 4% यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 4 किलो यूरिया एक 40 लीटर पानी में हम घोलते हैं, और उसका एक 100 किलो भूसे पर छिड़काव करते हैं। वो जैसे हमने साइलेज के लिए गड्ढा बनाया था उसमें पॉलिथीन बिछाई थी, वैसे ही इसी तरह आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि ऐसे गड्ढा करना है और उसमें पॉलिथीन बिछानी है, और उसमें पहले आप 10 किलो भूसा डाल दो, फिर उसमें जो आपने 4 किलो यूरिया और 40 लीटर पानी में जो घोला है उसका छिड़काव करो। फिर 10 किलो भूसा से डालते 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 पूरा जो 100 किलो भूसा है उसका एक के ऊपर एक ऐसे तह बनाते जाना है, और उसको पूरा उसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद में आपको जो पॉलिथीन है उसको पूरा ऐसे ढक के रखना है कि उसमें भी जैसे साइलेज की तरह इसमें भी हवा बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, यानी कि पूरा ही हवा रहित होना चाहिए। और हो सके तो ऊपर की तरफ से एक सूखा भूसा डाल के उसको बंद कर देना चाहिए, या मिट्टी से भी आप बंद कर सकते हैं। साइलेज को हमने 90 दिन के लिए बंद करके रखा था, और यहाँ पे हम जो यूरिया उपचारित भूसे की बात कर रहे हैं तो उसको हम 21 दिन के लिए बंद करके रखेंगे। 21 दिन में क्या होता है कि जो यूरिया रहता है उसमें रहता है नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का कन्वर्जन यहाँ पे हो जाता है अमोनिया में, और उसके बाद में अमीनो एसिड में, यानी कि प्रोटीन में। जो अपने रुमनदारी पशु है, यानी कि गाय भैंस बकरी भेड़, तो इनको इनको मतलब इनका रुमेन इस तरह से बना होता है
कि जो अकार्बनिक नाइट्रोजन है उससे भी वो नाइट्रोजन लेके उसको वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि वो यूरिया से भी प्रोटीन बना सकते हैं। इसलिए हम जो ये जो यूरोपचर भूसा है, ये बस हम रूमिनेंट एनिमल यानी कि रुमेनधारी पशुओं को ही इस्तेमाल करते हैं। और 21 दिन बाद जब हम इसको खोलेंगे, जितना ये भी एक तरफ से ही खोलना है, जितना भूसा अपने को आवश्यक है पशुओं को खिलाना है उतना एक तरफ से खोलना है, और जितना चाहिए उतना बाहर निकालो और उसकी थोड़ा खोल के उसको निकाल कर फैलाना है, ताकि उसमें जो भी एक दुर्गंध रहेगी अमोनिया की वो निकल जाएगी। और बाद में हम पशुओं को 4 से 5 किलो, यानी कि एक गाय भैंस को हम 4 से 5 किलो यहाँ पे भूसा खिला खिला सकते हैं। हमको ये यूरिया उपचारित भूसा खिलाते समय कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि हम जब यूरिया उपचारित भूसा खिलाते हैं तो पशुओं को पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे पशुओं को प्यास लगती है। और हमको ध्यान देना है कि जो 6 माह के कम जो बछड़े हैं उनको यह यूरिया उपचारित भूसा नहीं खिलाना चाहिए, जो बीमार पशु है उनको भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर हम इसके एक अगर हम इसके प्रोटीन की बात करेंगे तो जो यूरिया उपचारित भूसा है इसमें 9% तक की जो प्रोटीन की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और जो कि भूसे में 4% तक होती है। तो ये बात हो गई यूरिया उपचारित भूसे की। इसके बाद में और एक में मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं एजो साइलेज की या यूरिया उपचारित भूसा या अजोला की, ये सब इसलिए कि हम चारे का खर्चा कैसे कम कर सकते हैं और कैसे उसमें प्रोटीन की जो मात्रा बढ़ा सकते हैं और अपने पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि अजोला, अब अजोला क्या है? अजोला एक फर्नवर्गीय वनस्पति है जो कि पानी पर तैरती है। और इसको अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो काई वर्गीय काई टाइप दिख रही है और इसको पशुओं को कैसे खिला सकते हैं? हाँ, तो पशुओं को इसको अपन खिलाते हैं क्योंकि एक प्रोटीन स्रोत है। इसमें 22 से 24% तक प्रोटीन रहता है। और हम इसको पशुओं में खिलाते हैं। जो प्रायोगिक संशोधन किए गए हैं उसमें ऐसे देखा गया है कि अजोला खिलाने से पशुओं का दूध उत्पादन 10 से 15% में उनके दूध में वृद्धि हुई है। अब अजोला हम बहुत सारे किसान हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी आते हैं, तो उनकी समस्या मतलब उनको प्रश्न होते हैं कि अजोला कैसे बनाते हैं। तो अजोला बनाने के लिए आप पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे 12x4 इंटू 12 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा ऐसे गड्ढा बनाते हैं। उसमें पॉलीथीन बिछाते हैं और बिछाते हैं और उसमें हम एक 8 से 10 किलोग्राम काली मिट्टी या कोई भी उपजाऊ मिट्टी हो और 4 से 5 किलो गोबर, जो कि 2 से 3 दिन पुराना हो तो अच्छा रहता है। और उसको हम पानी में घोल घोल के उसके पॉलीथीन में भर देंगे। उसके बाद में हम पूरा उसमें पानी भर देंगे और इसके बाद में एक 400 से 500 ग्राम का अजोला, जो कि कहीं पे भी जो कल्चर अजोला का कल्चर होता है वो उसमें आप फैला दें। अगर ज़रूरत हो तो एक 100 से 150 ग्राम का सुपर फॉस्फेट भी आप उसमें डाल सकते हो, कि जिससे कि उसकी ग्रोथ थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि पहले दिन अजोला का मतलब अजोला को फैला दिया है। 7वें दिन थोड़ी उसमें ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है 50%। और 15वें दिन आप देखोगे कि पूरा की पूरा अजोला इस तरह से पॉलिथीन में आपको भरा हुआ मिलेगा। यानी कि 15 दिन बाद आप उस अजोला से 1 से 2 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हो 12x4 के टाके से। अब इसको पशुओं को कैसे खिलाते हैं? तो इसको एक गाय को या एक भैंस को 400 से 500 ग्राम या मतलब ये 500 ग्राम तक आप आधा किलो तक एक गाय या एक भैंस को खिला सकते हो। अगर भेड़ बकरियों की बात करते हैं तो 150 से 200 ग्राम तक खिला सकते हैं। और मुर्गियों की बात करें तो 30 से 50 ग्राम तक प्रतिदिन अजोला खिला सकते हैं। हमने इस पे भी प्रयोग किया है अजोला पे। तो अपनी देसी मुर्गियों की अगर आप देखोगे कि एक तरफ अजोला डाला है और एक तरफ उनका दाना डाला है, तो देसी मुर्गियाँ पहले अजोला खाती है, बाद में दाना खाती है। तो और उसमें वैसे देखा गया है कि अजोला खाने से पशुओं का जो मुर्गियों का वजन है वो भी बढ़ा हुआ ही मिला है। और जैसे मैं पहले ही बताया हूँ कि मतलब जो संशोधन हुए उसमें वैसे देखा है कि अजोला खिलाने से पशुओं का जो दूध उत्पादन है 10 से 15% में बढ़ा हुआ ही मिला है। इसके बाद में जो और एक एडवांस टेक्निक है जो कि मतलब बहुत सारे लोग अभी हमारे किसान भाई यूज़ कर रहे हैं, तो वो है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या कि मिट्टी बिना खेती। अब मिट्टी बिना खेती कैसे करेंगे?
जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्रे में अगर जिस जहाँ पे आजकल तो ऐसे हुआ है कि शहरों में घरों के ऊपर लोग सब्जियां वगैरह हाइड्रोपोनिक्स की तरह सब्जियां उगा रहे हैं। जो शहरों में पशु पशु पाल रहे हैं वो घरों में ही दाना बना रहे हैं, हरा चारा उगा रहे हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि हरा चारा उपलब्ध खेत में नहीं हो पाता, तो ऐसे समय में आप हाइड्रोपोनिक से चारा उत्पादन करके पशुओं को चारा दे सकते हो। अब ये हरा चारा अपन कैसे बनाएंगे? अगर हमको हाइड्रोपोनिक से हरा चारा बनाना है तो उसके लिए 1 किलोग्राम मक्का आपको 10 से 12 घंटे बाल्टी में भिगोना है। उससे क्या होगा कि उसमें जो उसका हार्ड कवर होगा वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद में उसको 24 घंटे के लिए एक जूट के बोरे में लपेट कर रख देना है, जिससे कि 24 घंटे बाद में उसमें आपको अंकुरन अंकुरन दिखाई देगा। और अंकुरन दिखाई देने के बाद में उसको रखना है ताकि दाने एक के ऊपर एक ना रहे। उसके बाद में और ध्यान देना है कि जो ट्रे है उसको नीचे से छेद होने चाहिए, क्योंकि हम ऊपर से स्प्रिंकलर फिर हम क्या करेंगे कि दाना स्प्रेड करेंगे और उसको ऐसे ट्रे में रख देंगे और ऊपर से स्प्रिंकलर चलाएंगे, जो कि 2 से 3 घंटे के अंतराल से स्प्रिंकलर का छिड़काव उसमें होता रहे, जिसके कारण क्या होगा कि 80 से 85% उसमें नमी बनी रहेगी। और तो इसलिए जो ट्रे से नीचे से होल करने चाहिए बीच में एक 8-10 होल, ताकि उसमें से पानी जो है वो ज़्यादा पानी नीचे आता रहे। अब 10 से 12 दिनों में ऐसे कंटिन्यूशन में आप पानी 2 से 3 घंटे के अंतराल से स्प्रिंकलर से या फोगर से देते रहेंगे, तो 10 से 12 दिन में आप देखोगे कि पिक्चर में दिखाया इस प्रकार पूरा जो हरा चारा है आपको पूरा बना हुआ दिखाई देगा, जो कि एक 12 से 15 सेंटीमीटर का, वो आप पशुओं को खिलाने के लायक हो जाता है। और एक किलोग्राम मक्के के बीज से 8 से 10 किलोग्राम हरा चारा कोई भी किसान भाई उगा सकते हैं। और इसमें जो है वो बाकी के हरे चारे की तुलना में 40% जो पोषक तत्व होते हैं वो अधिक होते हैं। अब इसके जो लाभ है वो ये है कि पानी की बचत होती है, कम से कम ज़मीन का उपयोग होता है, क्योंकि ये अपन एक के ऊपर एक ट्रे बनाकर इसमें बनाते हैं, और श्रमिक और समय की बचत होती है। और जो गर्मियों में हरे चारे का जो दिक्कत है वो यहाँ पे वर्ष भर मतलब आप पूरा हरे चारा उत्पादन कर सकते हो। और कम नुकसान, यानी कि ये पूरा जो नीचे का आप देख रहे हो रूट रूट के सहित हम पशुओं को खिला सकते हैं, तो इसमें नुकसान कम रहता है। और जो अभी मैंने बताया कि 40% अधिक पोषक तत्व इसमें होते हैं। अब जो चारे के बाद सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है पानी। तो एक पशुओं के लिए अगर पानी की बात करेंगे तो पशुओं के लिए साफ सुथरा पानी, एक स्वच्छ पानी आवश्यक होता है। जैसे कि कल परसों ही एक लेक्चर में बताया गया था कि पानी का कलर दिखना चाहिए, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट है वो उसमें दिखना चाहिए, यानी कि काई वगैरह कोई भी उसमें ना होनी चाहिए। अगर होगी तो उसको मतलब एक 5 या 7 दिन के अंतराल से उसको पानी को साफ करना चाहिए और पशुओं को पिलाने के लिए चाहिए। और जो पानी का तापमान की अपन जो बात करते हैं 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, ताकि पशुओं के लिए पानी ठंडा रहे पूरे साल भर में। ये हमको ध्यान देना है। और अगर पशुओं को पानी कितना लगता है अगर ये बात करेंगे, तो एक गाय भैंस को एक दिन में मतलब खुद के शरीर रक्षण के लिए 28 से 30 किलो एक गाय भैंस पानी पीती है। और अगर दूध की बात करें तो 1 लीटर दूध उत्पादन के लिए 3 लीटर पानी एक गाय को ज़रूरत होती है। यानी कि अगर वो 10 लीटर दूध दे रही तो उसको 30 लीटर पानी की आवश्यकता यहाँ पे दूध के लिए ही ज़रूरत होती है। इसके अलावा 50 से 70 लीटर पानी तो शेड के लिए या उसके स्वच्छता के लिए मतलब साफ सफाई के लिए लगता है, यानी कि कुल 110 से 120 लीटर पानी एक गाय भैंस को आवश्यक होता है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है प्रजनन व्यवस्था, कि मतलब गाय भैंस की प्रजनन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जहाँ हम प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि एक गाय अभी बच्चा दी है और फिर 6-7 मंथ हो गए कि गाय ने बच्चा ही नहीं दिया है। इसमें ऐसे होता है कि गाय दाना तो खा रही है, तो कुल मिला के जो डेयरी फार्मिंग का लॉस यहीं पे होता है कि एक गाय 6 महीने बिल्कुल भी कुछ मतलब हिट पे ही नहीं आई है या पूरे साल भर हिट पे नहीं आई है, तो पूरा साल का जो उसका खर्चा है
वो पूरा नुकसान में जाता है। तो इसलिए हमको कोई भी गाय मतकाल के आने का पता, यानी कि जो रिकॉर्ड है, उसकी अवधि है, गर्भधारणा कब हुई है, गर्भधारणा की तिथि या बयाने की तिथि, इसका पूरा रिकॉर्ड होना जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि बयाने के बाद ही गाय 21 से 30 दिन में मतकाल पे आती है, लेकिन हमको उस समय उसका जो गर्भाधान है नहीं करना चाहिए। हमको गर्भाधान एक 3 माह यानी कि 85 से 90 दिन के आसपास ही करना चाहिए। और जब गाय उस समय मतकाल पे आएगी 3 माह के आसपास, तो हमको ये ध्यान देना है कि 12 से 24 घंटे के बीच में गर्भाधान करना चाहिए। यानी कि अगर शाम पे वो मतकाल पे यानी कि हिट पे आती है, तो सुबह उसका या यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो हम बात करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान, वो सुबह करना चाहिए। अगर सुबह आती है तो हमको उसका एआई है वो शाम को करना चाहिए। और अगर गर्भाधान कर दिया, उसके बाद में हमको एक 21 दिन के बाद उसको ध्यान रखना है कि ये दोबारा हिट पे यानी कि मतकाल पे आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो हमको फिर 3 माह बाद यानी कि 90 दिन बाद उसकी जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस है, गर्भधारणा की जांच, वो करनी चाहिए कि वो गाभिन है कि नहीं। अगर गाभिन है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर गाभिन नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी जांच भी करनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि पशु अपन एआई करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, लेकिन पशु गाभिन नहीं होते। तो अगर ऐसे लगातार 3 बार ऐसे ग- गर्भाधान करने के बाद भी अगर गर्भधारणा नहीं हो रही है, तो हमको एक अपने आसपास के निकटतम पशु चिकित्सक को दिखा के उसकी जांच करनी चाहिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि कई बार कई समस्याएं रहती हैं, ओवरियन सिस्ट है, या कुछ हार्मोन की कमी रहे, या कुछ न्यूट्रिशनल कमी रहे, तो उसकी पूर्ति वहाँ से करनी चाहिए। जो जो हम बात करें गर्भावस्था की, अगर हमारी गाय गाभिन है, तो जो 2 से 3 माह पूर्व गाभन में गाय को एक पर्याप्त अलग से स्थान, उसका आहार का ध्यान देना चाहिए। उसको हरा चारा पानी की व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध करानी चाहिए। 6 या से 8 महीने के बाद, मतलब गाभिन के बाद, गाय को बाहर बाकी के गायों के साथ चरने वगैरह नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि समस्या किसान भाई देखते हैं कि कहीं गाय गई और फिर वहाँ पे गिर गई है, फिर अबॉर्शंस यानी कि गर्भपात के चांसेस वगैरह इसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे समय में गायों का हमको विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। और 8 महीने बाद यानी कि आखिरी 2 माह में गाय से दूध निकालना बंद करना चाहिए। क्योंकि इस समय जो गाय के पेट में जो बच्चा पल रहा है, जो बछड़ा पल रहा है, उसको मतलब उसके शरीर, उसके डेवलपमेंट के लिए उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ कैल्शियम और संतुलित आहार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो आखिरी के 8 महीने बाद जो आखिरी के 2 मंथ है, इसमें जो गाभन पशु है उनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो है कि बछड़े की देखभाल, बहुत बार ऐसे होता है कि एक काफ मोर्टेलिटी अपन देखते हैं कि बहुत फार्म्स में काफ मोर्टेलिटी यानी कि जो बछड़े का मृत्यु दर होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो सबसे ज़रूरी है कि बच्चा पैदा होने के बाद, बयाने के बाद, गाय बयाने के बाद तुरंत बच्चों को सबसे पहले कि उसका जो गाढ़ा पीला दूध है, खीस यानी कि कोलेस्ट्रम, जो अपन बात करते हैं, जो कि खीस बोलते हैं, तो उसको पशुओं का जो बछड़ा है या पारा है, पाड़ी है, उसको पहले वो पिलाना चाहिए। क्योंकि यह विशेष पोषक तत्व और एंटीबॉडी से एक पूरा भरा रहता है, कैल्शियम से भरा रहता है। और एक जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक शक्ति है ये बढ़ाने के लिए ये इसका काम करता है। तो इसके बाद में जो हमारा आखिरी जो पॉइंट है वो है स्वास्थ्य प्रबंधन। जब जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य प्रबंधन की, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उपचार से भला है बचाव, यानी कि उपचार करने की अपेक्षा पहले बचाव कैसे कर सकते हैं। तो कुछ संक्रामक रोग हैं, उनसे उनसे बचाव के लिए पशुओं का टीकाकरण करना आवश्यक होता है। कभी अगर आप पशुओं में आपको असामान्य बर्ताव दिखाई दे, जैसे कि आहार कम ले रही है, बुखार है, कहीं पे कुछ अधिक स्त्राव वगैरह हो रहा है, तो ये बीमारी के लक्षण है। तो ऐसे में आप तुरंत निकट के पशु चिकित्सक को बुला के उसका उपचार करना चाहिए। जो बीमारी है थनैला, ब्रुसेलोसिस, टीबी, इनका नियमित रूप से परीक्षण करना चाहिए। थनैला की हम बात कर रहे थे कि मतलब थनों के छिद्रों के थ्रू फैलता है या कुछ अन्य बैक्टीरियल जीवाणुजन्य जीवाणु से फैलता है। तो हमको एक इसकी जांच
नियमित रूप से करनी चाहिए। दूध निकाल के आप जो आजकल मार्केट में किट आते हैं सीएमटी के, कैलिफोर्निया मर्सराइज्ड टेस्ट, जो उसके किट आते हैं, उसको आप मतलब किट में लेके दूध को देखो कहीं पे धागे वगैरह तो नहीं बने हैं। अगर इस तरह से आपको कुछ लगता है तो शुरुआत में ही उसकी जो उपचार है वो कर सकते हैं, जिससे कि आगे का जो खतरा है। थनैला एक ऐसी बीमारी है कि पशुओं को अगर एक बार थनैला हो जाए तो फिर उसमें जो पशु जो अपनी एचएफ है, जो अपनी जर्सी गाय है, अगर 15 से 20 लीटर दूध दे रही है तो वो तुरंत 5 से 6 लीटर पे आ जाती है। और कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आती है कि पूरा वो थन ब्लॉक हो जाता है या चारों थन ब्लॉक हो जाते हैं। तो ऐसे समय में हमको मतलब पहले ही थनैला को रोकना है कि शुरुआत में ही हमको उसकी जांच करनी है। अगर जांच है तो उसको अलग करके उसका उपचार करना है और पूरा उपचार करना है। इसके अलावा बाह्य और अंत परजीवी का परजीवी का भी उचित उपचार करना चाहिए। जो हम अंत परजीवी की बात कर रहे हैं कि उसके लिए हमको डीवर्मिंग, जो कि रेगुलर 3 माह के अंतराल से पशुओं की डीवर्मिंग करनी चाहिए। और जो बाह्य परजीवी की हम बात कर रहे हैं, किलनी है, तो उसका भी उपचार करना चाहिए। बहुत बार एक किसान भाइयों की समस्या आती है कि हम स्प्रे भी कर रहे हैं, हम इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, गोलियां भी खिला रहे हैं, किडनियाँ 10 दिन के लिए जाती है और फिर वापस आती है। तो यहाँ पे मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि इस पे हमने संशोधन भी कुछ किए हैं यहाँ पे। तो उसमें ऐसे है कि किसान भाई जो स्प्रे यानी कि जो दवा का 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के जो उसके शरीर पे स्प्रे कर रहे हैं, बस आप वही दवा 3 ml उसी 1 लीटर पानी में डाल के पूरा बाड़ा जहाँ पे छेद है उस बाड़े में भी स्प्रे करिएगा जहाँ छेद है, और आसपास में भी आप स्प्रे करिएगा। तो आप देखेंगे कि निश्चित ही मतलब आपको एक अच्छा उसमें इफेक्ट मिलेगा। जो कि किडनियाँ, क्या होता है कि किडनियाँ आप जब इंजेक्टेबल लगाते हो या गोलियां देते हो तो वो आसपास तो शरीर से तो वो निकल जाती है, लेकिन बाद में जो बाड़े में है, जो छेदों में चिपी है, वो वापस आके फिर वह प्रॉब्लम मतलब अपने शरीर में चालू हो जाता है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि उपचार से भला है बचाव, तो इसके लिए हम टीकाकरण करना आवश्यक होता है। तो कुछ जरूरी संक्रामक रोग है तो उसका टीकाकरण होना चाहिए, जैसे कि खुरपका, मुंह पका है, एफएमडी यानी कि एफएमडी, जिसका कि पहला टीका है वो 4 माह में लगता है, जो दूसरा टीका है वो 6 माह के अंतराल से लगता है। ये टीकाकरण पशु चिकित्सालय में मार्च और सितंबर में किए जाते हैं। इसके साथ में अंतराक्ष है, लंगड़ी बुखार यानी कि ब्लैक क्वार्टर है, गलघोटू है, एचएस। तो ये जो अंतराक्ष, लंगड़ी बुखार और गलघोटू है, इसके पहले टीके 6 माह में किए जाते हैं और बाद में जो बूस्टर डोज है वो साल में एक बार इसका टीकाकरण होता है। जो अंतराक्ष का जो टीकाकरण का समय वो बस महामारी क्षेत्र में होता है, और जो बीक्यू और गलघोटू के जो टीके हैं वो बारिश के शुरुआत होने से पहले किए जाते हैं। तो और जो ब्रुसेलोसिस का टीका है वो 6 माह में पहली बार किया जाता है। और यह टीका नर को नहीं लगाया जाता, केवल मादी को लगाया जाता है। तो इसी प्रकार अगर किसान भाई अगर पशुओं का आवास व्यवस्था, आहार व्यवस्था, स्वास्थ्य प्रबंधन, प्रजनन व्यवस्था, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उनको पशुपालन से फायदा हो सकता है। तो इस बीच में अगर किसी के सवाल हो तो बिल्कुल ही पूछ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सरल भाषा में हमारे किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैं अपनी टीम की ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।